हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सब ठीक ठाक। चलिए, आप सभी ठीक ठाक ही होंगे, हम यही अपेक्षा करते हैं। और इन सभी के बाद आज जो हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं, आज आप सभी के बीच में लेक्चर छठी वीडियो हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। और आप पहली 5 वीडियो जितने लोगों ने डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक 5 वीडियो को नहीं देखा है, शुरुआती वीडियो उसको नहीं देखा है, क्लासेस को, वो जाएं पहली पिछली क्लासेस को पढ़ के आए। चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आप फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक बच्चे के पास, है ना, ताकि वो भी इस क्लासेस को पढ़ के अपने एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए चालू रहें। ठीक है ना? चलिए, अब आज जो हम सभी को पढ़ने वाला है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले हम लोग ने संधारित्र के प्रकार में 3 तरीके के संधारित्र के प्रकार पढ़े थे। समांतर प्लेट, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, और गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं पहली, वह हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। आज हम लोगों को जो पहले पढ़ना है वह किसके बारे में पढ़ना है? वह हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन के बारे में। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, संधारित्रों का संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? संधारित्रों का संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी की है वो है संधारित्रों का संयोजन, और इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना? तो संधारित्रों का संयोजन में हम लोग जो है ये 2 तरीके के संधारित्र के संयोजन को पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और एक पढ़ेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन। तो जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं वह हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला श्रेणी क्रम संयोजन। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे किसके बारे में? श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग पढ़ेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है ना? आइए जानकारी करते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बेहतर तरीके से इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, तो आप सभी कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आने वाली हैं। और अगर आप चीज़ों को साथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो कहाँ ही आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। चलिए, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास इस तरीके से ये क्या है? इस तरीके से हम सपोज एक हमारे पास इस तरीके से चालक तार है। ठीक है ना? और इस चालक तार में हम लोग क्या करेंगे? 3 संधारित्र को सपोज जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना? इस चालक तार में हम लोग क्या करेंगे? 3 संधारित्रों को क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। तो सपोज इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें इस तरीके से 3 संधारित्रों को सपोज जोड़ दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं पहले कि इसमें 3 संधारित्र हम इस तरीके से क्या कर दे रहे हैं? इसमें हम 3 संधारित्र को इस तरीके से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना? एक ये इस तरीके से एक संधारित्र ये हमारा हो गया। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा संधारित्र हमारा ये हो गया, एक संधारित्र हमारा ये हो गया, और तीसरा जो संधारित्र है इस तरीके से, तीसरा संधारित्र हम लोगों का ये इस प्रकार से हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया? 3 संधारित्र ले लिया, और तीनों संधारित्र को, एक को C1 मान लिया, दूसरे को C2 मान लिया, और तीसरे को क्या मान लिया? C3 इस तरीके से मान लिया। और इसको सपोज जो हम चार्ज दे रहे हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से +Q चार्ज दे रहे हैं। ठीक है ना? जो 3 संधारित्र हैं उसको हमने एक चालक तार द्वारा इस तरीके से सीरीज में जोड़ दिया है ना? एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से, दूसरे को तीसरे संधारित्र से इस तरीके से जोड़ दिया है, और उसको हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से यहाँ से +Q चार्ज जो है वो हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? हम जो चार्ज दे रहे हैं Q, इस पर भी Q होगा हमारा, वही आवेश इसमें भी जाएगा, वही आवेश इसमें भी जाएगा। तो तीनों संधारित्र पर जो आवेश है हमारा वो क्या होगा? तीनों संधारित्र पर जो आवेश होगा वो आवेश हमारा इस तरीके से क्या होगा? तीनों संधारित्र पर आवेश जो है हमारा वो क्या होगा? नियत होगा। तीनों संधारित्र पर जो हमारा आवेश है वो इस तरीके से क्या होगा? तीनों संधारित्र पर हमारा आवेश जो है वो नियत होगा। अब
यहाँ पर जिस तरीके से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो विभवांतर अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ इस संधारित्र का जो विभवांतर है, इस संधारित्र के विभवांतर को हम सपोज V1 मान लिए, इस संधारित्र के विभवांतर को सपोज हमने V2 मान लिया, और इस संधारित्र के विभवांतर को हमने क्या मान लिया, V3 इस तरीके से मान लिया है। और ले जाकर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले जाकर इसको हम इस तरीके से ऐसे पृथ्वी से जोड़ देंगे, और पृथ्वी का जो मानक विभव है वो 0 होता है इस तरीके से। तो पृथ्वी के मानक विभव को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है ये कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नियत होता है। तो देखो आवेश जो है वो तीनों जगह पर आवेश हमारा सेम है, तो जो चेंज नहीं होता उसे नियत बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा नियत होता है वो क्या नियत होता है, वो हमारा जो आवेश है, आवेश हमारा जो है वो क्या होता है, नियत होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई चीजें समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि इसमें 3 ही कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर क्या हो सकते हैं, लगे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रचना लिखेंगे, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 है जिन पर आवेश क्रमशः Q है, जिनके विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है। इस तरीके से इसकी रचना के बारे में लिखेंगे, चित्र के बारे में, और फिर हम उसके डेरिवेशन को करेंगे इस तरीके से। तो डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तीनों का विभव अलग अलग है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, कुल विभव निकाल लेंगे। क्या हम लोग निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो निकालेंगे वो कुल विभव निकालेंगे इस तरीके से, है ना। हम लोग सबसे पहले जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव निकालेंगे। और कुल विभव को हम लोग किससे लिखते हैं, कुल विभव को हम लोग V से लिखते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों संधारित्र के विभव को क्रमशः आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे असंधारित्र लगे हुए होते तो प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से और भी हो जाता। कहां तक हो जाता, सपोज मान लो कहां तक हो जाता, तो इस तरीके से Vn तक हो जाता। सपोज n संधारित्र ऐसे लगे हैं तो n तक हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब हम करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि चूंकि C बराबर किसके होता है, Q अपान V के होता है। C बराबर Q अपान V के होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से V बराबर जो है वो हो जाएगा Q अपान C के हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम V1 का मान निकालेंगे तो V1 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, Q तो Q ही है, Q हमारा Q ही है, लेकिन C क्या है, C1 है, तो V1 का मान Q अपान C1 हो जाएगा। इसी तरीके से V2 का मान निकालेंगे तो उसका मान Q अपान C2 का हो जाएगा। इसी तरीके से V3 का मान निकालेंगे तो V3 का जो मान है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, Q अपान C3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए बताइए चीजें, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जहां पर हो आप बताइए मुझे, हम आपका दिक्कत परेशानी को दूर कर देंगे। चलिए आगे हमारा कितना हो जाएगा, आगे इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस वैल्यू को हम ले जाकर इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा। तो V की जगह पर हम लोग रखेंगे Q अपान C इक्वल टू V1 कितना रखेंगे, Q अपान C1 रखेंगे, तो लिख देंगे Q अपान C1। इस तरीके से V2 का वैल्यू कितना होगा, Q अपान C2 रख देंगे यहाँ पर लाकर। और इस तरीके से V3 कितना हो जाएगा, V3 हमारा हो जाएगा क्या, Q अपान C3, और इसी तरीके से प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से होगा। और Vn को हम लोग क्या लिख लेंगे, Q अपान Cn लिख लेंगे। जैसे होता है वैसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, Q अपान C को हम लोग Q अपान C ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ पर Q कॉमन है तो Q कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा हमारा 1 अपान कितना, C1 बचेगा, प्लस 1 अपान हमारा कितना बचेगा, C2 बचेगा, प्लस 1 अपान C3 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ से Q कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान क्या बचेगा, Cn बचेगा। और Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान हमारा हो जाएगा C2 प्लस 1 अपान हमारा हो जाएगा C3 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा 1 अपान क्या हो जाएगा, Cn हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो आया वो क्या आया, इस तरीके से हमारा जो ये रिलेशन आया है, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का संयोजन निकालने का फार्मूला होता है। इस तरीके से चीजें आई समझ में कि नहीं आई समझ में, बताइए चीजों में कोई दिक्कत इसमें,
बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चीजें है कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चीजें यहां से आपको बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो आप सभी इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं बात? बताइए फटाफट से चीजों को, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वह समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी की होने वाली है वह हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन। जो हेडिंग हम लोग डालेंगे वो क्या डालेंगे, समांतर क्रम संयोजन। इस तरीके से हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए संधारित्रों के संयोजन में हम लोग इस बार जो पढ़ने वाले हैं वो समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर सपोज कर लेंगे। सपोज एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ये इस तरीके से है, ठीक है ना। और एक पॉइंट हम लोग इधर इस तरीके से सपोज कर लेंगे। सपोज एक पॉइंट हमारे पास ये इस प्रकार से है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये रहा और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास इस तरीके से ये है। अब करेंगे क्या कि इन पॉइंटों को आपस में हमको क्या करना है, मिलाना है। इन पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, ऐसे यहां से भी हम लोग सपोज कर लेंगे इसको, ऐसे लाइन हम लोग करेंगे, समांतर क्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें सपोज हमको 3 संधारित्र को इस तरीके से क्या कर देना है, 3 संधारित्र को इस तरीके से हमको जोड़ देना है। सपोज एक संधारित्र ये हमारा हो गया, दूसरा संधारित्र हमारा ये इस प्रकार से हो गया, और एक तीसरा संधारित्र हमारे पास ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। 3 संधारित्र इस तरीके से हमारे पास हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। और इसको हम आपस में इस तरीके से ले जाके क्या कर देने वाले हैं, इसको आपस में हम लोग ऐसे ले जाके क्या कर देंगे, जोड़ देने वाले। यहाँ इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देने वाले। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र को यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, इस संधारित्र को हम C1 मान लेंगे, इस संधारित्र को हम C2 मान लेंगे, और इस संधारित्र को हम लोग क्या मान लेंगे, C3 मान लेंगे। और सपोज इसको जो चार्ज हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से प्लस Q चार्ज दे रहे हैं, और लास्ट में इसको ले जाके हमको क्या कर देना है, ऐसे पृथ्वी से जोड़ देना है। और पृथ्वी के विभव को हम लोग 0 मानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यों मानते हैं, इस वजह से क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, और इस वजह से हम पृथ्वी के विभवांतर को क्या सपोज करते हैं, पृथ्वी के विभवांतर को हम लोग 0 सपोज करते हैं। समझ पा रहे हैं? अब होगा क्या, इस तरीके से होगा क्या, यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको जो हम आवेश प्लस Q आवेश दे रहे हैं, तो कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। तो तीनों का आवेश अलग अलग इस बार हो जाएगा। तो Q1 हो जाएगा इसका आवेश, इसका आवेश Q2 हो जाएगा, इसका आवेश हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से Q3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या होगा, यहाँ पर एक चीज ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसका जो विभव होगा, विभवांतर होगा, वो अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर जो विभवांतर है, तीनों संधारित्र सेम डिस्टेंस पर लगे हैं, इसलिए तीनों का जो विभवांतर होगा वो हमारा क्या होगा, V होगा। और पेपर में एक क्वेश्चन आता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में इस तरीके से जो है वो विभव हमारा जो है, विभवांतर हमारा जो है वो क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। विभवांतर जो है वो क्या होता है, विभवांतर इस तरीके से जो है वो विभवांतर हमारा जो है वो क्या होता है, विभवांतर नियत होता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत होता है, विभवांतर नियत होता है। समझ पा रहे हैं? अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आवेश अलग अलग हैं, तो हम इन तीनों संधारित्र पर क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले कुल आवेश निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस संधारित्र पर क्या करेंगे, इस संधारित्र पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। बाकी रचना आप लोग लिख ही लेना,
किताब से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कुल आवेश जो है हम लोग निकालेंगे, क्योंकि तीनों पर आवेश अलग अलग हैं। तो कुल आवेश हम लोग निकालेंगे और कुल आवेश को क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू, तीनों आवेशों को आपस में जोड़ देंगे कुल आवेश निकालने के लिए। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक मिनट, Q1 प्लस Q2 प्लस का कितना Q3, और ऐसे और भी बहुत सारे संधारित्र लगे होते, तो ऐसे एन स्वान Qn मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला जानते हैं कि जो चूंकि Q किसके बराबर होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं जो Q है वो इस तरीके से CV के बराबर होता है। Q हमारा जो है वो किसके बराबर होता है, Q बराबर हमारा CV होता है। तो Q1 क्या हो जाएगा, तो Q1 अगर हम ऐसे निकालेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 और V तो हमारा V है। ऐसे हम Q2 निकालेंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V, और ऐसे हम अगर Q3 निकालेंगे तो Q3 बराबर हो जाएगा हमारा C3 इंटू V। अब इस वैल्यू को लाए जाकर हम इसमें रखने वाले हैं, तो हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए जानकारी करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ले जाकर इस वैल्यू को इस Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q का जो वैल्यू है वो कितना है, CV है। तो Q इक्वल टू हम लोग रख देंगे CV, और यहाँ से Q1 का वैल्यू जो है वो C1 भी है, तो Q1 का जो मान है वो हम लोग रख देंगे कितना, C1 का V रख देंगे। और इस तरीके से Q2 का जो मान है वो कितना रखेंगे हम लोग, Q2 का जो वैल्यू है वो C2 इंटू V रख देंगे। तो Q2 का जो वैल्यू है वो C2V रख देंगे, और Q3 का जो वैल्यू है, Q3 का वो इस तरीके से हम लोग कितना रख देंगे, Q3 का जो वैल्यू है वो हम लोग रख देंगे कितना, C3V रख देंगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CV इक्वल टू, तीनों में V कॉमन है तो V यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा C1 प्लस C2 प्लस का C3 बचेगा इस तरीके से, ठीक है ना। और V से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला आ जाएगा वह आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस का C2 प्लस का C3, और ये फार्मूला जो हमारा आया है, ये फार्मूला हमारा जो आया है वो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, ये इस तरीके से ये फार्मूला हमारा जो है वो ये है समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, कि संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका जो संयोजन होता है वो निकालने का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, चीजें आई समझ में कि नहीं आई, बताइए ये चीजें, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हुआ हो तो बताएं आप। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज अगर आप समझ में आ गई हो तो संधारित्र में हम लोग संचित ऊर्जा को पढ़ते हैं। चलिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इतनी चीजों का, आप सभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आप सभी हेडिंग डालिए इस तरीके से, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वह इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा। हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, संधारित्र में, एक मिनट, सही से लिख दे रहे हैं, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। किसके बारे में, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, संधारित्र में क्या, संचित ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा, आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे प्रत्येक संधारित्र होता है ना, जो भी संधारित्र होता है, तो अगर हम बात करें संधारित्र को जैसे आवेशित करना है, सपोज कोई संधारित्र को हमको क्या करना है, आवेशित करना है, तो संधारित्र को आवेशित करने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर संधारित्र है उस पर कोई चार्ज नहीं है और हमको उसको चार्जेबल करना है, उसको आवेशित करना है, तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करते हैं हम लोग संधारित्र को आवेशित करने में, जो कार्य करते हैं
वही कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। लिख दे रहे हैं हम डिफिनेशन, क्या लिख दे रहे हैं हम कि प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। लिखते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में, 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 प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो है वो संधारित्र में किस रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य जो है क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में, यही कार्य संधारित्र में किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, जिसे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, जिसे संधारित्र में हम लोग क्या कहते हैं, जिसे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। इस तरीके से समझ पा रहे हैं। मतलब जैसे हमारे पास सपोज कोई संधारित्र है इस तरीके से, और इस पर आवेश जो है अभी क्रमशः वो मान लो आवेश जो है नहीं है, तो आवेश 0 है। अब इसको, इस संधारित्र को सपोज हमको क्यों आवेश देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग संधारित्र में क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा कहते हैं। तो समझ पा रहे हैं ये चीजें कि नहीं, ठीक है ना। अब इसका हमको डेरिवेशन करना है, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन कैसे होता है, ये इसके बारे में हम लोग करते हैं, इसके डेरिवेशन को, ठीक है ना। इसके डेरिवेशन को हम लोग करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा मतलब ऊर्जा जो है वो कार्य है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के रूप में होता है, तो कार्य है ये। और कार्य बराबर हमारा किसके होता है, बताओ, कार्य किसके बराबर होता है, कार्य हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, बताइए फटाफट से। W बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, W बराबर हम लोगों ने V/Q पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए। ये थोड़ी पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है V=W/Q। आप लोग भी क्या कह रहे हैं, W बराबर V/Q थोड़ी होता है, V बराबर W/Q होता है। तो अगर हम W निकालेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, V/Q हो जाएगा। तो यहीं पर इस कार्य को हम लोग क्या लिख लिए, ऊर्जा, और कार्य को ऊर्जा लिख सकते हैं, और विभव को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभव को हम लोग क्या लिखेंगे, औसत विभव लिखेंगे। क्यों औसत विभव लिखेंगे बताते हैं इसके बारे में हम। और गुणे में क्या है, क्यों है, मतलब आवेश है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश को लिख देंगे। समझ पा रहे हैं, हटा देते हैं इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर औसत विभव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आवेशित नहीं था संधारित्र तो उस पर विभव शून्य रहा होगा। जब संधारित्र को क्यों आवेश दिया गया तो उस पर सपोज जो विभव है वो V हो गया। मतलब संधारित्र जो था हमारे पास,
अब इस पर कोई आवेश नहीं था, बाद में आवेश क्यों किया, तो इस पर विभव 0 रहा होगा और विभव मान लो वो बाद में v हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके विभव को विभव ना लिख के औसत विभव लिखेंगे, क्योंकि पहले विभव 0 था, बाद में विभव v हो गया। तो ऊर्जा को हम लोग u से लिख लेंगे और औसत विभव को निकालने का फार्मूला होता है प्रारंभिक विभव 0 था, अंतिम विभव को v मान लेंगे और बटे में 2, ये होता है औसत निकालने का फार्मूला। और गोले में आवेश है तो आवेश को हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे इस तरीके से। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर विभव है तो विभव को हम लोग क्या लिख लेंगे, v लिख लेंगे, और आवेश को हम लोग क्या लिख लेंगे, आवेश को इस तरीके से हम लोग q लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 v इंटू क्यू हो जाएगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 इंटू v का जो वैल्यू है वो कितना है, v यहाँ पर v/2 है तो v को तो v ही लिखे रहने देंगे, और q है तो ये यहाँ से u बराबर हाफ v q एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। और ये एक फार्मूला हो गया, यहाँ से ये फार्मूला इस तरीके से हो गया किसका, ये इस तरीके से जो फार्मूला है ये एक फार्मूला आ गया संधारित्र में संचित ऊर्जा का, ये है पहला फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो v है वो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है q/c के होता है, v इक्वल टू किसके होता है, q/c के होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले जाकर इसमें ये मान को हम लोग रखेंगे, इसमें ले जाकर हम इस मान को रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग आइए देखते हैं। तो इस मान को हम लोग ले जाकर रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 और इस v की जगह पर रखेंगे कितना, q/c रखेंगे, तो q/c और इंटू कितना लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है तो लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा q इक्वल टू 1/2 और q मिलके हमारा हो जाएगा q², और अपान में कितना लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। तो इस तरीके से u इक्वल टू 1/2 q² अपान क्या हो जाएगा, q² अपान कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। और ये हमारा इस तरीके से जो फार्मूला आ गया, ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया संधारित्र में संचित ऊर्जा का, ये दूसरा फार्मूला आ गया। और इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे इसी को हम और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। आगे हम इसी को और सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, Q का मान अगर हम लोग रखना चाहें, Q का मान यहाँ से रखेंगे तो Q का मान CV होता है, तो रख देंगे यहाँ से। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि कि Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, C इंटू V होता है, तो Q को हम लोग CV लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 हमारा है ना, और Q को हम लोग रखेंगे CV, तो स्क्वायर लगा है तो Q का स्क्वायर C², V² हो जाएगा, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में हमारा जो C लिखा हुआ है ये ऐसे रख देंगे, एक C से एक C हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से U इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 CV² आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग 3 फार्मूले फाइंड कर लिए संधारित्र में संचित ऊर्जा का। ये 3 फार्मूले इस तरीके से हैं। क्या 3 फार्मूले हैं, ध्यान दीजिए। पहला जो फार्मूला है वो क्या है, U इक्वल टू हाफ VQ, मतलब जब भी संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना रहे, विभव दिया रहे यहाँ से और आवेश ऐसे दिया रहे, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। आवेश दिया रहे और धारिता दिया रहे तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। धारिता दिया रहे और विभव दिया रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे। और इन तीनों कंडीशन में हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो मात्रक होगा, वो तीनों कंडीशन में हमारा जो मात्रक होगा वो इस तरीके से क्या होगा, जूल होगा। समझ पा रहे हैं। तो चीजें बताइए यहाँ पर फटाफट से, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइए। जहां पर भी कोई दिक्कत हुआ हो उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बताइए ये चीजें आपको आ गई कि नहीं समझ में आ गई, आ गई हो तो आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बात करते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी भी हेडिंग डालिए। हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस तरीके से क्या पढ़ेंगे, आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे वो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण के बारे में पढ़ेंगे। और ये डेरिवेशन जो है
वो बहुत ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि अगर चीजें नहीं समझ में आई तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं, साथ में डेरिवेशंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में जैसे हम पढ़ाएंगे इसको उस तरीके से आपको ध्यान में देना है, एक्स्ट्रा इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारे पास सपोज इस तरीके से यहाँ पर दो गोले हैं, दो चालक है, इस तरीके से सपोज ये रहा, ठीक है ना, दो चालक इस तरीके से हैं, और अभी सपोज दोनों चालक पर जो आवेश क्रमशः वो क्या है, आवेश जो है इस पर Q1 है और इस पर जो आवेश है हमारा वो क्या है, सपोज Q2 है। इसकी जो धारिता है अभी C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव क्रमशः सपोज V1 है और इसका विभव जो है वो क्या है, इसका विभव जो है इस तरीके से क्या है, V2 है। अभी इस तरीके से ये है और दोनों अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कुल आवेश निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस तरीके से कुल आवेश निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कुल आवेश निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग कुल आवेश इस तरीके से निकालेंगे। तो कुल आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, कुल आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं, और कुल आवेश Q होता है और Q1 और Q2 है। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा कुल आवेश निकालने का फार्मूला आ गया, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कुल धारिता भी निकाल सकते हैं, कुल धारिता निकालेंगे। तो इस तरीके से कुल धारिता को हम लोग क्या लिखेंगे, कुल धारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल धारिता को हम लोग क्या लिखेंगे, कुल धारिता को C लिखेंगे और उसको भी आपस में ऐड कर देंगे। तो C इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से कुल आवेश आ गया, ये कुल धारिता आ गई। इस तरीके से ये कुल आवेश और कुल धारिता निकालने का फार्मूला आ गया, समझ पा रहे हैं। अब ये इनके विभव तो अलग अलग ही हैं, V1 और V2, तो विभव से कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग विभव होगा दोनों का। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसको एक हम चालक तार द्वारा इस तरीके से जोड़ देंगे। इन दोनों गोलों को क्या करेंगे, आपस में चालक तार द्वारा इस तरीके से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा कि विभव जिधर ज्यादा होगा ज्यादा से कम की हो जाएगा, और दोनों तरफ जो विभव है कब तक जाएगा, जब तक दोनों का विभव हमारा V ना हो जाए, मतलब सेम सेम ना हो जाए। तो मान लिया जब इसको हम एक चालक तार द्वारा जोड़ रहे हैं तो इसका विभव जो V1 और V2 था वो V हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे क्या, पुनर्वितरण जब नहीं हो रहा था, जब इसको हम चालक से नहीं जोड़े थे तो उसके पहले विभव क्रमशः V1 और V2 है। तो अब जब चालक के द्वारा हम जोड़ दिया है, चालक तार के द्वारा, तो विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे इस तरीके से पुनर्वितरण के पश्चात विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, पुनर्वितरण के पश्चात विभव निकालेंगे। आइए निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, पुनर्वितरण के पश्चात विभव निकालेंगे। सबसे पहले पुनर्वितरण के पश्चात हम लोग क्या निकालेंगे, पुनर्वितरण के पश्चात हम लोग विभव निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा चीजों को। तो पुनर्वितरण के पश्चात हमको विभव निकालना है। तो विभव को हम लोग लिखते जानते हैं कि V इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q/C होता है। तो रखेंगे यहाँ पर Q/C। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर V को तो हम लोग V ही लिखा रहने देंगे, लेकिन जो Q है उस Q का जो मान हम लोग निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, Q1 प्लस Q2 निकाले हैं। तो Q के मान को हम लोग रखेंगे क्या, Q1 प्लस Q2 रखेंगे, और बटे में हमारा जो C है उस C के मान को क्या रखेंगे, C के मान को हम लोग रखेंगे कितना, C1 प्लस का इस तरीके से रखेंगे C2। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में C1 प्लस कितना हो जाएगा, C1 प्लस हमारा C2 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं इतनी चीजों में फटाफट से। तो यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग V इक्वल टू Q1 बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, Q बराबर CV होता है, तो Q1 बराबर C1 V1 हो जाएगा, और Q2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, C2 V2 हो जाएगा इस तरीके से। और बटे में हमारा क्या लिखा हुआ है, बटे में C1 प्लस का C2 लिखा हुआ है। और ये जो है हमारा ये फार्मूला आ गया क्या, ये हमारा फार्मूला आ गया कि पुनर्वितरण के पश्चात अगर पेपर में कभी क्वेश्चन पूछे कि पुनर्वितरण के पश्चात विभव निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो ये आ गया पुनर्वितरण के पश्चात विभव निकालने का हमारा फार्मूला आ गया। समझ पा रहे हैं।
तो पुनर्वितरण के पहले आवेश Q1 और Q2 था, तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि पुनर्वितरण के बाद इसका आवेश कितना हो जाएगा, इसका आवेश कितना हो जाएगा। तो मान लो ये गोला A है और ये गोला हमारा क्या है, B है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि पुनर्वितरण के पहले मतलब पश्चात आवेश Q1 और Q2 का हम लोग जो मान है वो कितना हो जाएगा। मतलब जब इसको हमने जोड़ा नहीं था तो आवेश तो हमारा Q1 और Q2 था पुनर्वितरण से पहले, आवेश बटने से पहले, लेकिन पुनर्वितरण के बाद आवेश कितना हो जाएगा इसके बारे में हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं, आइए देखिए ध्यान से चीजों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, पुनर्वितरण के पश्चात हम लोग आवेश निकालेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले पुनर्वितरण के पश्चात आवेश निकालेंगे। तो पुनर्वितरण के पश्चात हम लोग निकालेंगे क्या, आवेश निकालेंगे। चलिए, तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश देखिए कैसे निकलेगा। पुनर्वितरण से पहले आवेश Q1 था और Q2 था, लेकिन जब इसको चालक द्वारा कनेक्ट कर दिए तो जिधर की ओर विभव जाएगा आवेश भी उधर जाएगा, तो आवेश भी अलग अलग हो जाएगा। तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश हमको निकालना है। तो सबसे पहले A का आवेश निकालेंगे। तो Q को हम लोग Q डैश A मान लेंगे, पुनर्वितरण के बाद आवेश को हम Q डैश मान लेंगे। Q डैश A मतलब A का आवेश जो है वो Q ना रह के Q डैश सपोज हम मान ले रहे हैं, है ना, या सपोज हम Q1 मान ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे Q डैश मान ले या Q1 भी मान सकते हैं, या इसको हम लोग एक काम करते हैं Q1 ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पुनर्वितरण के पश्चात आवेश को हम क्या मान लेंगे, Q1 ही मान लेंगे, लेकिन किस पर, Q1 जो है हमारा किस पर है, वो A पर है, ठीक है ना, A पर है। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश हम निकालेंगे Q1, और A का मतलब A वाले पर आवेश, मतलब पहले वाले गोले पर आवेश जो है वो कितना हो जाएगा। तो Q इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, C इंटू V होता है। तो C तो हमारा C1 था, C हमारा C1 था, लेकिन V हमारा पुनर्वितरण के बाद विभव जो है वो V1 ना होके V हो गया है, तो V ही लिखा रहने देंगे यहाँ पर। ये हमारा V है, ठीक है ना, ये हमारा इस तरीके से V है। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 जो है वो कितना हो जाएगा, C1, और V का जो मान है वो कितना है, V का मान यहाँ से हम लोग निकाल के रखे हैं, कितना, C1 V1 प्लस का C2 V2, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में हमारा इस तरीके से हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अगर Q2 का मान निकालें, Q2 का मान अगर इस तरीके से निकालें Q2, और वो किस पर है, Q2 जो है वो B गोले पर है, तो उसको हम लोग जैसे Q1 को C1 भी लिखा है, ऐसे Q2 को हम लोग C2 भी लिखेंगे। तब Q2 का जो मान है, इस Q2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, Q2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए। तो Q2 का जो मान है इस तरीके से वो हो जाएगा क्या, एक मिनट, Q2 का मान हो जाएगा, C2 को C2 लिखा देंगे, और V का मान तो यहाँ पर देखिए ला के रखा ही है, C1 V1 प्लस C2 V2, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, इस तरीके से ये हमारा आ गया फार्मूला, क्या, संधारित्र में संचित, सॉरी संधारित्र में मतलब वो क्या बोलते हैं, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश पहले गोले का और पुनर्वितरण के पश्चात दूसरे गोले का जो आवेश है वो कितना कितना हो जाएगा, ये उसको निकालने का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। समझ पा रहे हैं चीजें, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताएं, जहां भी कोई दिक्कत परेशानी ऐसी हुई हो तो इन चीजों में बताएं, उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। समझ में आया। तो अब इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा कितनी थी और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा कितनी है, और जब आवेश मतलब इस पुनर्वितरित हो रहा है, जब आवेश और विभव यहाँ से पुनर्वितरण हो रहा है उसका, तो ऊर्जा में हानि कितना होता है ना, उसके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा कितनी होगी और पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा कितनी होगी, इसके बारे में हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग जो हम लोग का है, पुनर्वितरण के पहले ए की ऊर्जा निकालेंगे और बी की ऊर्जा निकालेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा पहले निकालेंगे, पुनर्वितरण के
पूर्व हम लोग क्या निकालेंगे, पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा हम लोग निकालेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले पुनर्वितरण से पहले ए की ऊर्जा निकालनी है और बी की ऊर्जा निकालनी है। तो ए की ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे यू ए और बी की ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे यू बी। तो यू ए इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं हाफ सी हमारा कितना था, C1 था, तो C1 और V हमारा V1 था पुनर्वितरण के पहले, तो U बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। ऐसे U भी निकालेंगे तो वो हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा निकालेंगे यहाँ से। पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा, दो ऊर्जा आ गई, मतलब ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा आ गई। अब हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा, निकालेंगे कुल ऊर्जा निकालेंगे हम लोग यहाँ से, ध्यान दीजिएगा चीजों को। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा को हम लोग क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा को सपोज हमने U मान लिया या U1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा निकालनी है। तो वहां भी ऐसे UA UB निकालेंगे, तो वहां भी U1 को U2 मान लेंगे। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/2 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और V1 V2 है, तो यहाँ से ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर के, इस तरीके से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। इतनी चीजें आ गई, कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा निकाले हैं, इस तरीके से अब हम लोग निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा निकालेंगे। पुनर्वितरण के पश्चात हम लोग ऊर्जा निकालेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा निकालेंगे। तो पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, UA निकालेंगे। तो UA बराबर होता है फार्मूला हाफ C, तो C तो हमारा क्या है, C1 है, लेकिन V पुनर्वितरण के पश्चात विभव जो है वो V1 ना होके कितना हो गया था, यहां से देखिए V हो गया था। तो यहां से रखेंगे कितने का स्क्वायर, V का स्क्वायर। ऐसे U भी निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, हाफ C2 इंटू कितने का स्क्वायर, V का स्क्वायर हो जाएगा। तब हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा, इस तरीके से निकालेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा को हम लोग क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा को वहां U1 माने थे, यहाँ U2 मान लेंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों में 1/2 कॉमन हो जाएगा। और V स्क्वायर भी देखो, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस का इस तरीके से हमारा C2 बचेगा। तो ये आ गया कुल ऊर्जा, U2 का मान आ गया। अब इसको हमने सपोज रिलेशन फर्स्ट मान लिया है और इसको इस तरीके से हमने रिलेशन सेकेंड मान लिया है। अब हम लोग निकालेंगे ऊर्जा हानि, और ऊर्जा हानि में दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए आइए निकालते हैं, ऊर्जा हानि के बारे में हम लोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा चीजों को आप, ऊर्जा हानि हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। ऊर्जा हानि हम लोग निकालेंगे इस तरीके से। तो ऊर्जा हानि को हम लोग को क्या करना है, ऊर्जा हानि को निकालना है। तो समझिएगा आप लोग ध्यान से चीजों को, ऊर्जा हानि हम लोग निकालेंगे, ऊर्जा हानि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा रही थी, ऊर्जा हानि को हम लोग U से लिख लेंगे, और वो भी किस U से, डेल्टा U से, क्योंकि लाभ या हानि के लिए हम लोग डेल्टा लगा लेते हैं। और क्या करेंगे, पुनर्वितरण के पहले जितनी ऊर्जा थी U1 में से हम लोग माइनस कर देंगे U2 को, बाद वाली ऊर्जा को, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा को। तब डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1। U1 का मान देखिए कितना है, यहां से है, U1 का जो मान है वो कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। रखते हैं यहाँ पर, देखिए U1 का मान रखेंगे हाफ, और ब्रैकेट में क्या, C1 V1 का स्क्वायर प्लस का C2 V2 का स्क्वायर, इस तरीके से रख देंगे। और माइनस का U2 का मान कितना है, हाफ V स्क्वायर और C1 प्लस का C2, इस तरीके से ब्रैकेट में था। देखिए यहां से था, तो वही लाके हमने रख दिया है। समझ पा रहे हैं। तो आगे देखिए यहां से कितना हो जाएगा, चीजों को ध्यान से समझना है। तो यहां से डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा
एक बटे दो तो कॉमन है, तो एक बटे दो को हम लोग कॉमन कर लेंगे इस तरीके से। तो यहां से हमारा बचेगा क्या, C1V1 स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा, C2V2 का स्क्वायर बचेगा इस तरीके से। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है एक बटे दो, और v का जो मान है वो कितना है ध्यान दीजिएगा, v का मान C1V1 प्लस C2V2 है, तो ये रखेंगे यहाँ पर क्या, C1V1 प्लस C2V2 है ना, और बटे में हमारा क्या था, C1 प्लस C2 था, बटे में हमारा C1 प्लस C2 था का होल स्क्वायर, और इंटू ये लिखा हुआ है C1 प्लस का C2, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, और ये माइनस को अभी हम लोग को अंदर भी भेजना है, तो माइनस क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1/2 ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब C1V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2V2 स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 यहाँ C2 का स्क्वायर भी होगा प्लस 2 C1 C2 V1 V2 हो जाएगा। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के मैंने ओपन कर दिया, और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये सिंबल जो है ये सारे सिंबल आपस में क्या हो जाएंगे, ये सारे सिंबल आपस में चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो सिंबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस इस तरीके से हो जाएगा। और बटे में ये C1 प्लस C2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है, और इंटू यहाँ कितना लगा है C1 प्लस का C2 इस तरीके से है ये, और इस C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तब हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर है, अच्छा यहाँ से 1/2 कॉमन किया था इसमें ना तो यहाँ पर बचेगा 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2 कॉमन किया है, तो 1/2 ये तो बाहर हो गया है, तो यहाँ भी ऐसे बाहर हो जाएगा, यहाँ बाहर लिखा हुआ है, तो 1/2 यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कितना 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो C1 का C1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, देखिए C1 का C1 से गुणा होगा तो C1 स्क्वायर, और V1 स्क्वायर लिखा हुआ है। C1 का गुणा होगा C2 से, तो C1 C2 और साथ में लिखा है हुआ है V2 का स्क्वायर। अब C2 का गुणा C1 से होगा, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर हो जाएगा। C2 का C2 से गुणा होगा, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ है, इधर जितना है ऐसे उतार देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 2C1 C2 V1 और V2 हो जाएगा। और हमारा बटे में कितना बचेगा, बटे में हमारा जो बचेगा वो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पर हम बटे में जो हमारा C1 प्लस C2 है इसको ऐसे लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है, कोई मुश्किल नहीं। तब C1V1 स्क्वायर जो है यहाँ से C1V1 स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, C2V2 स्क्वायर प्लस का है, C2V2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, तब देखिए ध्यान से चीजों को, कितना बचेगा यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू 1/2, और साथ में ये C1 प्लस C2 है ना, तो C1 प्लस C2 जो है ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो लिख दे रहे हैं C1 प्लस का C2 यहाँ पर है ना। और देखिए यहाँ पर दोनों इसमें पूरे में C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम हटा ही देते हैं 1 मिनट के लिए, है ना, इसको हम क्या करते हैं हटा ही देते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर C1 प्लस C2 C1 C2 आ जाएगा कॉमन, C1 C2 तीनों में कॉमन है, तो C1 C2 को हम लोग कॉमन इस तरीके से कर लेंगे C1 C2 को। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, ब्रैकेट में बचेगा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस का V1 V2, V2 स्क्वायर प्लस का V1 स्क्वायर और माइनस का 2 V1 V2 इस तरीके से बचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, और यहाँ से ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब ये है हमारा V1 माइनस V2 का
होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, और ये हमारा जो आ गया, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया क्या, ऊर्जा हानि निकालने का। ये इस तरीके से ये ऊर्जा हानि निकालने का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। समझ पा रहे हैं चीजें? ये जो इस तरीके से हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, ये ऊर्जा हानि निकालने का फार्मूला आ गया। तो ये चीजें रही, आप इतनी चीजों का आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आज की क्लासेस को हम यहीं पर खत्म करेंगे, और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हुआ है। और इतनी चीजों को आप जाके पहले चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके न्यूमेरिकल्स जो है, हम अभी पिछले चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, उसको हम पूरा कराने वाले हैं। इस चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम पूरा कराने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को पहले जाइए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जब चैप्टर आप अच्छे से पढ़ कर आएंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप जाइएगा, क्लासेस को अच्छे से एंजॉय करिएगा। क्लासेस अच्छी लगी हो तो क्लासेस को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कोशिश यही करिए कि हर बच्चे तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितना ज़्यादा एजुकेशन को आप शेयर करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो आप इस चीज़ में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं चलेगी। जाइए, आप वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट करिए, जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसको पूछिए। आप आपके लिए सारी वीडियो, आप कमेंट तो करिए, हम आपके लिए सारी वीडियो आपको बना के देंगे। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी उसको लेक्चर को हम बना के देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।